हेलो वॉरियर्स। माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। इस चैनल पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन कवर कराई जाती है जिसमें नवंबर के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और ये मैगज़ीन है दिसंबर की जिसको कवर कराई जा रही है। इसमें पहले भी वीडियोस आ चुके हैं इससे रिलेटेड, तो आज देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और लास्ट वीडियो में ये 3 टॉपिक कवर कराए जा चुके हैं और आज ये 3 टॉपिक कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि है पुलिस जांच की एक विश्वसनीय संहिता। तो ये चर्चा में क्यों है, तो देखते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ है कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने पुलिस जांच में तकनीकी खामियों को रोकने के लिए देश में एक सुसंगत और भरोसेमंद जांच संहिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, क्यों ये चीज़ें अभी आई हैं चर्चा में। तो ध्यानतव्य है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय को एक मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस जांच में खामियों के कारण 2013 के अपहरण और हत्या मामले में 3 आरोपियों को बरी मतलब करना पड़ा है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि पुलिस की जांच एजेंसियों की जो खामियां हैं उसके कारण। तो चलिए देखते हैं कि ये मामला क्या है। ये है इंटरेस्टिंग थोड़ा। तो पुलिस जांच के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है वो क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार को न्यायमूर्ति वी.एस. मलीमत समिति की जो वर्ष 2023 की रिपोर्ट है उसका उल्लेख किया है। और उसमें उस रिपोर्ट में ये तर्क पर जोर दिया गया था कि दोषियों का सफल अभियोजन सत्य की गहन और सावधानीपूर्वक खोज एवं साक्ष्यों के संग्रह पर निर्भर करता है, जो स्वीकार होने के साथ साथ जांच योग्य है। मतलब कहने का इस रिपोर्ट में इस बात पे ज़्यादा जोर दिया गया था, जो 2003 की रिपोर्ट थी, कि दोषियों को अगर सफलतापूर्वक अगर उनके दोष सिद्ध करने हैं या जो भी उनसे रिलेटेड जो सबूत हैं उसको सावधानीपूर्वक सत्यतापूर्वक साक्ष्य को संग्रह करना ये बहुत ज़रूरी है। और उस सारे साक्ष्यों जो भी उन्होंने उपलब्ध कराए हैं उसकी स्वीकार्यता की भी जांच करना ज़रूरी है। तो न्यायालय ने 2012 में क्या हुआ कि भारत के जो विधि आयोग की रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए कहा है कि दोष सिद्धि की जो कम दर है उसका कारण क्या है, क्यों दोष कम सिद्ध हो पा रहे हैं। क्योंकि उसमें पुलिस के द्वारा जो है अयोग्य, अवैज्ञानिक और पुलिस एवं अभियोजन के बीच जो है उचित समन्वय की कमी है। यानी कि पुलिस और जो अन्य जांच एजेंसियां हैं, जैसे अन्य जो डिपार्टमेंट है पुलिस के अलावा, जैसे नारकोटिक डिपार्टमेंट्स हो गया, अगर ड्रग्स से रिलेटेड कोई है जांच एजेंसी हो गई या अन्य कोई डिपार्टमेंट है, तो उनके बीच के समन्वय में भी जो है कमी है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो दोष सिद्ध करना होता है उसकी जो दर है वो कम है। भारत में सुसंगत और विश्वसनीय पुलिस जांच संहिता की आवश्यकता है। ठीक है, तो आवश्यकता कैसे कैसे है। तो पुलिस जांच में ऐसी खामियों को दूर करने हेतु लक्षित प्रयासों को बढ़ावा देना, जिसके कारण जो तकनीकी आधार पर दोषियों को बरी कर दिया जाता है, यानी कि इनकी खामियों को दूर करने के लिए एक लक्षित प्रयास को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है विधि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जांच और साक्ष्य संग्रह के मानकों में सुधार करने के लिए जो अक्सर अयोग्य और अवैज्ञानिक पाए गए हैं। तो इनके द्वारा जो जांच की जाती है और साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं उनकी जो जांच की जाती है, उन संग्रहालयों में जो मानक सुधार है उसकी आवश्यकता है। आपराधिक न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता और वैधता को बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार, राजनीति हस्तक्षेप, मानवीय अधिकारों के उल्लंघन जैसे जो आरोपों की है निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कुछ ऐसे पावरफुल लोग सत्ता के या अन्य ऐसे लोग जो अपराधी होते हैं और राजनीतिक स्थितियों से या राजनीतिक किसी से जुड़ाव रखते हैं, तो उसमें भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप और अन्य जो उनसे रिलेटेड मानवीय अधिकार हैं, जैसे किसी को बचाने के चक्कर में किसी और व्यक्ति को ज़बरदस्ती कबूल करवाना या ज़बरदस्ती उन पे ये ज़ोर डालना कि आप अपना केस वापस ले लीजिए, या उनसे मारपीट करना या धमकी देना, इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं।
तो जैसे आरोपों की जो है निष्पक्ष जांच को सुनिश्चित करनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ सफल अभियोजन सुनिश्चित करना, विशेष करके हत्या, बलात्कार, आतंकवाद आदि जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में। तो ये ज़रूरी हो जाता है जब ये गंभीर ऐसे मामले होते हैं तो उसमें सफलता पूर्वक जो है प्लानिंग के साथ गवाहों और जो साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करना चाहिए। पीड़ितों, गवाहों और आरोपियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना। तो चलिए देखते हैं कि भारत में जो पुलिस जांच के लिए मलीमत समिति की सिफारिश है वो क्या थी। ये बहुत अच्छा है, इसको कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। तो देखते हैं कि ये क्या है ये समिति। तो मलीमत समिति की स्थापना जो है वो 2000 में गृह मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य जो है वो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना था। 2003 में क्या हुआ था कि आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर समिति की रिपोर्ट आई थी। यहाँ पे ये अगर पीटी में अगर क्वेश्चन पूछा जा सके तो इस आधार पे ही पूछा जाएगा कि आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार में समिति की रिपोर्ट थी, या यहाँ पे ये आपराधिक की जगह कुछ और न्याय प्रणाली कर दी जाए, या ये लिख दिया जाए और दिया जाए कि ये किस समिति से संबंधित है आपराधिक न्याय प्रणाली। तो इस समिति की रिपोर्ट से जो है अपनी सिफारिशें पेश की गई थी। तो समिति की अध्यक्षता जो है कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीएस मलीमथ ने की थी। समिति की राय थी कि मौजूदा प्रणाली अभियुक्तियों के पक्ष में है और अपराध के जो पीड़ितों को न्याय दिलाने पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं करता। तो अगर आप कुछ भी क्या कहते हैं कि अगर आपकी जांच में या अन्य किसी भी जगह पे प्रॉब्लम आती है साक्ष्य इकट्ठा करने में या गवाहों को इकट्ठा करने में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पीड़ितों के लिए जो उससे ग्रसित हुए हैं, जो उनकी वजह से प्रॉब्लम में है, उनके लिए न्याय संगत नहीं होता है। यानी कि वो पीड़ित संगत ना होकर के आपराधिक संगत हो जाता है। तो अब तक हुए पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ कमीशंस बन चुके हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है पुलिस रिफॉर्म का वो है 7th शेड्यूल में। और नीड फॉर रिफॉर्म्स, क्या क्या इसमें रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट होते हैं, पुअर जेंडर सेंसिटिविटी होती है, कम्युनल होता है, नॉन एंटी टेररिज्म लॉ होता है। इससे रिलेटेड जो है काफ़ी सारी कमिटीज़ भी बनी हैं। ये थोड़ी पिक्चर्स ब्लर है बट मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं उनमें से है नेशनल पुलिस कमीशन जो 1977 से 81 में आई थी। 1995 जो है वो उसमें भी आया था रॉबरी कमेटी, बियो कमेटी है, रिबियो, ये सही से दिख नहीं पा रहे हैं। ये है मलीमत कमेटी जो 2002 से 3 के बीच आई थी। पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी 2005 में आई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया था प्रकाश सिंह और वर्सेस यूनियन मामले में 2006 में ये भी बनी थी। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सुधार करने के लिए कमिटीज़ बनाई गई हैं पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। इससे लिए गए इनिशिएटिव्स भी उठाए गए हैं जो कि है स्मार्ट पुलिसिंग, ये तो नाम भी सुना होगा आपने। रियल टाइम विजिटर मॉनिटरिंग सिस्टम, एआई का इस्तेमाल करके ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। साइबर डोम, ये भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केरल में किया गया था। और इससे जुड़े जो चैलेंजेस हैं पुलिसिंग को लेकर के कि लो पुलिस पॉपुलेशन रेशियो, पुलिस की जो संख्या है वो कम है और उनके ऊपर जो है भीड़ बहुत ज़्यादा है, वो उनको ज़्यादा लोगों को कंट्रोल या ज़्यादा काम करना पड़ता है। पॉलिटिकल सुप्रीमेसी है, ठीक है, इंफ्राड्राफ्ट है, करप्शन है, ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। इनसे रिलेटेड जो डाटा अभी पाया गया है वो क्या क्या है, तो पुलिस पब्लिक रेशियो जो है 153 पुलिस कर्मचारियों पे आपको लगभग 1 लाख लोग मतलब निर्भर करते हैं। यानी 1 लाख लोगों को कंट्रोल करने के लिए 153 पुलिस हैं सिर्फ। और इसके लिए ग्लोबल जो बेंचमार्क है वो है 222 पुलिस पे
1 लाख लोग, और ये इतना कम है। कस्टमर जो हैं उनके लिए भी वुमेन शेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों की कमी है। तो यहाँ वे फॉरवर्ड में बताया गया, ये दृष्टि वालों का ही है, जो मैगज़ीन में छपी है, उसी का ओरिजिनल को है। तो वे फॉरवर्ड जो है इसका कि पुलिस बजटिंग को बढ़ाया जाए, इनके रिसोर्सेज बढ़ाया जाए, इनकी रिक्रूटमेंट जो होती है कि इनके जल्दी जल्दी फॉर्म्स लाए जाए, इनको भर्ती किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन जो मेजर्स लिए गए हैं उसको उठाया जाए और करप्शन को कम किया जाए। पुलिस में स्किल्स की कमी होती है, उनको बढ़ाया जाए। बेटर रिस्पॉन्स जो प्रेजेंटेशन है वुमेन का, माइनॉरिटी का, वो पुलिसिंग में लाना चाहिए। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं। पुलिस जांच के लिए सिफारिश, तो कौन कौन सी सिफारिशें दी गई हैं? तो पैनल ने फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के तहत, मतलब कि उनके तरह इनक्वेजिटोरियल सिस्टम को ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके सुझाव पर इसके आधार पर जो है जांच प्रक्रिया की निगरानी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। यानी कि जो भी जांच का प्रोसेस होगा, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होगा, वो एक मजिस्ट्रेट के अंदर होगा, और इस इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं इन इक्वेटोरियल सिस्टम। समिति ने जांच विभाग जो है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को विधि एवं व्यवस्था से अलग करने का सुझाव दिया है। तो इस समिति ने क्या किया है कि जो लॉ है, पहले लॉ एंड ऑर्डर था साथ में ही मेंटेन करने का, तो अब इन्होंने दिया है कि लॉ को जो है वो ऑर्डर से अलग करिए आप। इसने जांच की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग और राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना की भी सिफारिश की कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग होगा और एक राज्य सुरक्षा आयोग होगा। और क्या होगा कि इसके तहत जो अपराध डेटा है उसका रख रखाव के लिए प्रत्येक ज़िले में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। संगठित अपराध से जो निपटने के लिए विशेष दस्तावेज संगठन, और आपको जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जो जांच के लिए अधिकारी हैं उनकी एक टीम के अलावा पोस्टिंग, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र आदि से निपटने के लिए एक पुलिस प्रतिष्ठान बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ये इसमें सिफारिश की गई है। पुलिस हिरासत को अब 15 दिन तक मतलब सीमित कर दिया गया है, 15 दिनों तक पुलिस की हिरासत को। समिति ने सुझाव दिया है कि इसे 30 दिनों तक बढ़ा दिया जाए और गंभीर अपराधों के मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाए। मतलब कि जो 15 दिन थे पहले उसको सीमित कर दिया गया है और 30 दिन तक बढ़ाने के लिए कहा गया है। और चार्जशीट जो दाखिल की जाती है, मतलब एक अपराधी को अपराधी साबित या उसके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा करा जाता है, जांच किया जाता है, उस आधार पर चार्जशीट बनाई जाती है गंभीर अपराधों में, तो उसके लिए 90 दिनों का जो है अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो आपराधिक न्याय प्रणाली क्या होता है, ये किससे संबंधित है, क्या आता है इसके अंतर्गत? तो ये क्या होता है कि कानूनों, प्रक्रियाओं एवं संस्थाओं का एक समूह है जिसका उद्देश्य होता है सभी लोगों के लिए अधिकारों, सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अपराधों को रोकना, उनका पता लगाना, मुकदमा चलाना और उसको दंडित करना। तो इसका मतलब होता है आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य होता है सुरक्षा करना लोगों के अधिकारों की, उनको सुनिश्चित कराना कि वो सेफ़ हैं, उनके अधिकार सेफ़ हैं, और अपराधों को रोकना और बहुत सारे मुकदमे करना और उनको दंडित भी करना है, याद रखिएगा, दंडित भी करना। इनके जो 4 हैं उप प्रणालियाँ हैं जो इनके अंतर्गत आती हैं। पहला है विधानमंडल, संसद, प्रवर्तन, पुलिस, न्याय निर्णयन, न्यायालय, सुधार, कारावास, सामुदायिक सुविधाएं। ये चारों इनके उप प्रणालियाँ हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में ये चारों शामिल हैं। नेक्स्ट है कि भारत के जो आपराधिक न्याय प्रणालियों का जो विकास है वो विभिन्न शासकों के अधीन हुआ है। भारत में आपराधिक न्याय जो कानून हैं वो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है संहिताबद्ध किए गए थे, जो आज भी काफ़ी हद तक अपरिवर्तित हैं। जो पहले से अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाए थे वो आज भी वैसे के वैसे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिर 1833 के जो चार्टर अधिनियम है
उसके तहत 1834 में स्थापित पहले कानून आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 1860 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी का मसौदा तैयार किया गया था। ये 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत हुआ था और ये हुआ कब 1860 में। जो आईपीसी है ये तो 1833 के चार्टर अधिनियम से हो गया। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी भारत में जो है आपराधिक कानूनों के प्रशासन के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है। प्रशासन के लिए जो है आपराधिक कानूनों के प्रशासन के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है और इसे 1973 में जो अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 1974 को प्रभाव में आया था ये। तो आईपीसी पुराना है और सीआरपीसी से। तो इससे जुड़े जो संभावित प्रश्न हैं वो हैं भारतीय न्याय वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने के लिए पुलिस सुधार समय की मांग है। टिप्पणी कीजिए इस बारे में। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।